हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज पैनक्रियाज। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पैनक्रियाज। तो चलो शुरू करते हैं। तो पैनक्रियाज जो होता है ये ह्यूमन की बॉडी का एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है एक तरह का ये मिक्स्ड ग्लैंड? कौन? पैनक्रियाज। टॉपिक रहेगा आज का हमारा पैनक्रियाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज ह्यूमन की बॉडी का एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम हीट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हीट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि पैनक्रियाज जो होता है ये ह्यूमन की बॉडी का एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे टाइप के ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड या हीट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनमें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन हो, ऐसे टाइप के ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड या हीट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो पैनक्रियाज होता है ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड या हीट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन होती है इसलिए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि दे आर मिक्स्ड ग्लैंड। दूसरी बात अगर इसकी करें पोजिशन की, कि ये ह्यूमन की बॉडी में कहाँ सिचुएट होता है, पोजिशन, तो ध्यान से सुनना। देखो, ह्यूमन बॉडी में जो पेट वाला हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा उसे एब्डोमेन कहते हैं। तो पैनक्रियाज ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है, स्टमक के नीचे। कहाँ? स्टमक के नीचे। कहाँ सिचुएट होता है ये? बीनीथ द स्टमक। ये स्टमक के नीचे की तरफ क्या होता है, ये सिचुएट रहता है। कौन? पैनक्रियाज जो होता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि ये ह्यूमन के बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है, स्टमक के नीचे की तरफ, बीनीथ द स्टमक। कौन? पैनक्रियाज। तो ये है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। नाउ इसकी अगर हम बात करें शेप की, इसका शेप कैसा होता है, तो पैनक्रियाज जो होता है ये बच्चों ध्यान रखना है, ये एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है। जैसे लंबी लंबी पेड़ की पत्तियां नहीं होती, उसी की तरह ये ग्लैंड होता है, कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे इसका डायग्राम तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये बिल्कुल लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, लीफ की तरह बिल्कुल। और ये कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है ये? लाइट येलो कलर का। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है मेरा कि जो पैनक्रियाज है, जो कि ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड स्टमक के नीचे सिचुएट रहता है, ये एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है। कैसा होता है ये? लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है और ये लाइट येलो कलर का होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसकी अगर बात करें ओरिजिन की, इसका ओरिजिन कैसा होता है, तो ये ध्यान रखना है कि जो पैनक्रियाज होता है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये एंडोडर्मल क्या होता है, ये आप क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि पैनक्रियाज का जो ओरिजिन है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। समझ आया? तो यानी सिंपल से लाइन में ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज ह्यूमन के बॉडी का एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन होती है। ठीक है ना? ये ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट साइड, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड स्टमक के नीचे ये सिचुएट रहता है। ये एक लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है जिसका कलर अप्रोक्स लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है? और इसका ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। ठीक है ना? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पैनक्रियाज होता है इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या होती है? कंटेन रहती है। ठीक है? क्या बोला इसमें मैंने? इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन रहती है पैनक्रियाज में, इसलिए इसे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। जहां पे पैनक्रियाज में जो 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन होता है और बाकी का 1% पार्ट सिर्फ एंडोक्राइन होता है। यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन होता है पैनक्रियाज में, और बाकी का 1% पार्ट एंडोक्राइन होता है। ठीक है ना? अब ध्यान सुनना, पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम एसिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिनी। और ये एसिनी टिश्यू जिस सेल से बनी होती है उसे हम एसिनर सेल कहते हैं।
यस। और ये एसिनर सेल एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस। क्या नाम है इसका? पैनक्रिएटिक जूस, जो कि फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। इतनी बात समझ आई? तो सिंपल से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम एसिनी कहते हैं। और इस एसिनी टिश्यू की जो सेल्स है उसे हम एसिनर सेल कहते हैं। और ये जो पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट में जो ये एसिनर सेल है, ये एक स्पेशलाइज्ड जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस, जो कि फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कह सकते हैं कि पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से एक स्पेशलाइज्ड जूस का सिक्रेशन होता है जिसे पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। वहीं पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है जो कि 1% होता है, ये क्या करता है? ये बॉडी में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। किसको? हॉर्मोन्स को। ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, जिसमें हम तरह तरह के हॉर्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बात करेंगे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की। तो चलो, तो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये पूरे पैनक्रियास में 1% होता है। समझ रहे हो ना? तो ध्यान सुनना। होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी के पैनक्रियास में जो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, ठीक है ना, एंडोक्राइन पार्ट, ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। क्या कहते हैं इसको हम? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन हम इसको कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। यानी पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो है, लैंगरहैन, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोल लैंगरहैन। क्या नाम था उनका? पोल लैंगरहैन। पोल लैंगरहैन ने ही क्या किया था? फर्स्ट टाइम पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट जो टिश्यू है उसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना? उसको डिस्कवर किया था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उस टिश्यू का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। नाउ अगली बात कि जो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैन फर्दर आगे जाके खुद 4 टाइप्स की सेल से बनी होती है। समझ रहे हो ना? कितनी? 4 टाइप्स की सेल से ये बनी हुई होती है। तो उन सेल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यार सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। और पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट हर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन टिश्यू आगे जाके फर्दर 4 सेल से बने होते हैं, जिसमें पहला सेल जो है हमारा, दैट इज बीटा सेल। दूसरा सेल जो है हमारा, दूसरा, दैट इज अल्फा सेल। ठीक है? तीसरा सेल है हमारा यहां डेल्टा सेल। और चौथा सेल जो है हमारा, दैट इज पीपी सेल, जिसका पूरा नाम है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो यहाँ पे कि जो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। और पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट हर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन टिश्यू 4 सेल से बने होते हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। जहां पे बीटा सेल जो होता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन टिश्यू में सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। ठीक है? और ये अप्रोक्स हमारा 65% आइलेट ऑफ लैंगरहैन में पाया जाता है। ठीक है? 15% होती है अल्फा सेल, 5% होती है डेल्टा सेल और बाकी की 15% होती है पीपी सेल। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंडोक्राइन पार्ट में सिचुएट जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन टिश्यू जो है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली जो सेल है वो बीटा सेल है और सबसे कम नंबर में पाई जाने वाली सेल होती है डेल्टा सेल। ठीक है? और बाकी की अदर सेल्स भी होती है इसमें, लाइक अल्फा सेल एंड पीपी सेल। ये सभी सेल्स मिलकर
मिलकर पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाले हार्मोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो चलो इन सेल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और ये काफी इजी होने वाला है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बीटा सेल के बारे में। किसके बारे में? बीटा सेल के बारे में। ध्यान सुनना, बहुत इजी है। किसकी? बीटा सेल। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है सेल हमारे यहाँ पे, दैट इज बीटा सेल। बीटा सेल की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि बीटा सेल जो होती है ये हमारे पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में सिचुएट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टिश्यू में सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली ये सेल होती है। कौन? बीटा सेल। ये बीटा सेल क्या करती है? एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रीट करती है। बीटा सेल जो होती है ये एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यानी सिंपल से कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इंसुलिन है ये एक तरह का प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है और इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारी प्रोटीन की 2 पेप्टाइड चेन होती है। पेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड से बनी हुई जो चेन होती है उसे पेप्टाइड चेन कहते हैं। तो क्या बोला मैंने? इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में प्रोटीन की 2 पेप्टाइड चेन कंटेन होती है, जिसमें पहली चेन होती है, मान लो ये एक चेन ये रही और दूसरी चेन ये है। तो जो पहली चेन है दैट इज अल्फा चेन, उसे अल्फा चेन या अल्फा पेप्टाइड कहेंगे। और ये जो दूसरी चेन है दैट इज बीटा चेन या इसको बीटा पेप्टाइड कहेंगे। और ये दोनों की दोनों जो चेन होती है वो सल्फर से बने एक बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक रहती है। तो ये जो बॉन्ड होता है इसे हम डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल से कहने का मेरा मतलब यही है कि जो इंसुलिन का जो एक मॉलिक्यूल है ये हमारे प्रोटीन के 2 पेप्टाइड चेन से बना है, जिसमें पहली चेन है अल्फा चेन और दूसरी चेन है बीटा चेन। ठीक है, और ये दोनों की दोनों चेन एक दूसरे से लिंक रहती है एक सल्फर से बने बॉन्ड की हेल्प से, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। जहां पे अल्फा चेन जो होती है जहां पे जो अल्फा जो चेन है ये हमारे 21 अमीनो एसिड से बनी होती है, तो वहीं बीटा चेन टोटल 30 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। तो इससे एक बात पता चलती है कि इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। जहां पे अल्फा चेन में 21 होता है तो बीटा चेन में 30, तो टोटल कितने हुए? 51। तो ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन की एक मॉलिक्यूल में टोटल 51 अमीनो एसिड कंटेन रहता है। आई होप ये बात समझ आ रही हो ना। फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड में ग्लूकोज होता है, ठीक है, जहां पे हमारी बॉडी की सेल्स क्या करती है, कुछ ग्लूकोज को उसमें से यूटिलाइज कर लेती है। तो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है ये इंसुलिन क्या करती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है। क्या बोला मैंने? कि जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है कि बॉडी के ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है ये उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और फिर ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी की लीवर एंड मसल्स में जाकर स्टोर हो जाती है। और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये इंसुलिन प्रोटीनेशियस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। तो क्या करेगा कि ह्यूमन के ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है ये उसको एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा जिसे ग्लाइकोजन कहेंगे। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इंसुलिन की प्रेजेंस में, ठीक है। और फिर ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी की लीवर एंड मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट टाइप की जो सेल है हमारी यहाँ पे दैट इज अल्फा सेल। दैट इज अल्फा सेल। तो जो नेक्स्ट टाइप की जो सेल है दैट इज अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या होती है कि ये हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 15% होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अल्फा सेल है ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन का जो एक मॉलिक्यूल होता है ये टोटल 29 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब यही है कि हमारे जो पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट जो अल्फा सेल है ये भी एक
प्रोटीन से बना एक हार्मोन ब्लड में रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागोन, जहां पे ग्लूकागोन का एक मॉलिक्यूल 29 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये नॉर्मली ब्लड में निकलता रहता है एक स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन जैसे ही ह्यूमन की ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से ये एक हाई क्वांटिटी में निकलने लगता है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, जैसे ही ह्यूमन के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफी कम होता है वैसे ही हमारे ब्रेन में सिग्नल जनरेट होते हैं और ये सिग्नल ब्रेन से सीधा पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में सिचुएट जो अल्फा सेल है यहाँ पे ये सिग्नल पहुंचता है, जिसकी वजह से अल्फा सेल स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होने की वजह से एक हाई क्वांटिटी में ब्लड के अंदर ये ग्लूकागोन सिक्रीट करने लगता है। और फिर ये ग्लूकागोन करता क्या है कि जो हमारी बॉडी की लीवर एंड मसल्स में स्टोर जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ये इस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आके मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की जो कमी हुई थी वो पूरी हो जाती है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोनियोलाइसिस। यानी जब ग्लूकोज का, यानी कि जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जब ग्लूकोज में होता है तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम कहते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये ग्लूकागोन की प्रेजेंस में होता है। तो इतनी बात समझ आई, पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाले हार्मोन्स एक स्मॉल क्वांटिटी में निकलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम होते ही जो ग्लूकोगोन का जो सिक्रीशन है ब्लड में वो ज्यादा हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी की मसल्स एंड लीवर में स्टोर जो ग्लाइकोजन है इसको ये तोड़ देगा ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लूकोज ब्लड में आके मिल जाएगा और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी। और ये किसके प्रेजेंस में होगा, ग्लूकागोन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोलाइसिस। आई होप ये टॉपिक समझ आया हो ये वाला। नाउ नेक्स्ट सेल की तरफ बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगली टाइप की जो सेल है हमारी यहाँ पे दैट इज डेल्टा सेल, दैट इज डेल्टा सेल। थर्ड टाइप की सेल है दैट इज डेल्टा सेल। डेल्टा सेल की अगर बात करें तो डेल्टा सेल जो होता है ये हमारे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में सबसे कम नंबर में पाए जाने वाला सेल है, जो कि सिर्फ 5% होता है हमारे। और ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सोमाटोस्टेटिन, जहां पे सोमाटोस्टेटिन का एक मॉलिक्यूल 14 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। नाउ इसका काम क्या होता है कि जो हमारे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाला इंसुलिन एंड जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन, ये इसके सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है। कौन इनहिबिट क्यों करता है कि अब तुम्हारा काम बॉडी में हो चुका है, अब मत निकलो। इसी तरह से हमारे पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलने वाला जो पैनक्रिएटिक जूस है, पैनक्रिएटिक जूस, ये पैनक्रिएटिक जूस के भी सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। कौन, सोमाटोस्टेटिन। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि सोमाटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो हमारे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट जो डेल्टा सेल है उससे ये सिक्रीट होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रोटीनेशियस हार्मोन है जहां पे सोमाटोस्टेटिन का एक मॉलिक्यूल 14 अमीनो एसिड से बना है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाला इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ये इसके सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है कि तुम्हारा काम बॉडी में हो चुका है, अब कम निकलो या निकलो ही मत। ठीक है ना। वहीं पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलने वाला जो पैनक्रिएटिक जूस है ये इसके सिक्रेशन को भी इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो ये सोमाटोस्टेटिन हार्मोन है ना, ये हमारी बॉडी में एक जगह और निकलता है, ये हमारे ब्रेन में भी निकलता है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस। तो ये जो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन जो है ना, ये हमारे हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। यस, ये करता क्या है कि जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, ये उस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। कौन, ये जो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो। और इसलिए सोमाटोस्टेटिन हार्मोन को ह्यूमन की बॉडी का ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। किसको,
सोमाटोस्टेटिन को। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ह्यूमन के ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, ये इसके सिक्रीशन को रोक देता है। यही रीजन है कि सोमाटोस्टेटिन को बॉडी का ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। तो ये मेनली हमारी बॉडी में दो जगह निकलता है। एक ही हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में निकलता है, यानी कि यहाँ पर, और दूसरा ही ब्रेन में निकलता है। आई होप ये समझ आया हो। नाउ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला जो सेल है हमारा यहाँ पे, और आखिरी सेल जो है हमारा, दैट इज पीपी सेल। दैट इज पीपी सेल, जिसका पूरा नाम है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, यस, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल जो होता है, ये हमारे पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 15% ये प्रेजेंट होता है। कितना होता है, कितना परसेंट होता है? 15%। और ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पीपी हार्मोन, यानी पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यस, इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे डेल्टा सेल से निकलने वाला जो सोमाटोस्टेटिन हार्मोन है, सोमाटोस्टेटिन हार्मोन, ये इस सोमाटोस्टेटिन हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है। सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना? कैसे? देखो, जब सोमाटोस्टेटिन का काम हमारे पैनक्रियास में जब कंप्लीट हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान हमारे पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से निकलता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो कि ये भी एक तरह का प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और ये प्रोटीन के बहुत सारे चेन से बना हुआ होता है। तो ये करता क्या कि जैसे ही सोमाटोस्टेटिन का रोल खत्म हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पैनक्रियाज में, वैसे ही ये पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे डेल्टा सेल से निकलने वाला जो सोमाटोस्टेटिन है, इसके सिक्रेशन को रोक देता है कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। ठीक है ना? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पैनक्रियास के पैनक्रिएटिक एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन के फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इनके सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, ग्लूकागोन हो, सोमाटोस्टेटिन हो, या वो पीपी हार्मोन हो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज गोनेट्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।